हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। अब हम आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूं कि आपकी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी नज़दीक है और वार्षिक एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। काफ़ी कम समय बचा हुआ है और हमने जो चैप्टर्स के जो वीडियो थे वो भी थोड़ा लेट बनाना स्टार्ट किया, तो इसके कारण समस्या ये आ रही है कि हम एग्ज़ाम तक हमारा कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एक बीच का एक रास्ता निकाला है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, आपका काम भी आसान हो जाए और हम इस काम को और आसान बना दें। तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम चैप्टर की जो सीमा है वो हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। कोई चैप्टर नहीं, सिर्फ मोस्ट IMP, वेरी मोस्ट IMP बोर्ड के जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं की हम तैयारी करेंगे और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने डाला कि बोर्ड IMP क्वेश्चंस 2 अंक के प्रश्न। अब जितने भी 2 अंक के प्रश्न रहेंगे अभी सबसे पहले हम उन्हीं की तैयारी करेंगे। जो भी 2 अंक के प्रश्न हैं, 2 अंक के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चन यही आते हैं। हालांकि ब्लूप्रिंट में ये मेंशन नहीं किया गया है कि कितने क्वेश्चन पूछेंगे 2 अंक के, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 अंक के क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे 2 अंक के क्वेश्चन को आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि 2 अंक के जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े कम लेंथी होते हैं, तो आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हो और उन्हें लिख सकते हो। लेकिन अगर हम ज़्यादा अंक की क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर 4 नंबर की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं लिखने में भूल जाते हैं, या शुरुआत जब करते हैं तो शुरुआती जो हेडिंग रहती है उसे भूल जाते हैं या बीच में भूल जाते हैं। लेकिन 2 अंक के प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे लिए संजीवनी का कार्य करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हमारी संजीवनी को लेते हैं। तो सबसे पहले 2 अंक का जो क्वेश्चन है आ रहा है कि गंगा एक्शन प्लान। ये बेटा मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान क्या है। अब गंगा एक्शन प्लान क्या है, तो हम सबसे बात करें सबसे पहले कि सन 1986 में प्रारंभ हुई केंद्र सरकार की एक योजना है। गंगा एक्शन प्लान क्या है बेटा, सन 1986 में प्रारंभ हुई केंद्र सरकार की एक योजना है। अब यहाँ पे सन इसलिए आपको याद रखना होगा कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में या रिक्त स्थान में इसको पूछ ले कि गंगा एक्शन प्लान खाली स्थान में प्रारंभ हुआ था, सन खाली स्थान में प्रारंभ हुआ था, कौन से सन में प्रारंभ हुआ था, 1986 में प्रारंभ हुआ था। और किसने किया था, केंद्र सरकार ने। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि गंगा एक्शन प्लान सन 1986 में प्रारंभ हुई केंद्र सरकार की एक योजना है। मतलब गंगा एक्शन प्लान क्या है, एक योजना है जिसको किसने प्रारंभ किया, केंद्र सरकार ने। कब प्रारंभ किया, सन 1986 में। अब बात करें कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, गंगा नदी को के प्रदूषण स्तर में कमी लाना। जो गंगा नदी में जो प्रदूषण जो हो रहा है उसके स्तर में क्या लाना, कमी लाना। बेटा कुछ चीज़ें क्या जुड़ी हुई होती है, अपने को ध्यान देना। गंगा एक्शन प्लान क्या है, एक योजना है, और किसकी योजना थी, केंद्र सरकार की योजना है। और इसका खास कार्य क्या था कि गंगा नदी जो होती है उसके प्रदूषण स्तर में कमी लाना। तो इस योजना के अधीन में क्या करा, गंगा को देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने सबसे पहला जो कार्य किया है उसमें उन्होंने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान में सबसे पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया बेटा। और कब किया था, ये योजना कब चलाई थी, 1986 में। कुछ चीज़ इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपके दिमाग में वो बैठ जाए, आप एग्जाम में भूलो ना। तो गंगा एक्शन प्लान एक योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी, सन 1986 में बनाई गई थी। और इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गंगा में प्रदूषण स्तर को कम करना, गंगा नदी में प्रदूषण स्तर को कम करना। और साथ ही इसके लिए क्या करा उन्होंने, सबसे पहले इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इस योजना में के अधीन होकर गंगा को उन्होंने देश की राष्ट्रीय नदी घोषित करा। और सबसे खास चीज़ ये है कि जब ये योजना जब प्रारंभ हुई तो इस योजना में राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई। अब इसके लिए जो उन्होंने जब इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया, ये इनका जो प्रमुख उद्देश्य था प्रदूषण स्तर को कम करना, ये योजना बनाई गई। तो इस योजना का एक नाम दिया गया, तो वो क्या था, गंगा बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई, जिसके तहत क्या हुआ कि इसके प्रदूषण स्तर में कमी लाने के कार्य किए गए। तो यही बेटा हमारा क्वेश्चन था, गंगा एक्शन प्लान क्या है। क्वेश्चन आता कि गंगा एक्शन प्लान क्या है, तो याद रखना सन 1986 में केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया। उसके बाद क्या है, इसका उद्देश्य था प्रदूषण स्तर में कमी लाना, गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में कमी लाना। और इस योजना के अंतर्गत क्या गया, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और साथ ही क्या है, जो योजना का जो नाम दिया था वो गंगा बेसिन अथॉरिटी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट IMP है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगला हमारा IMP क्वेश्चन आता है कि BOD क्या है। BOD का फुल फॉर्म जो है बेटा वो बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं BOD का फुल फॉर्म लिखिए, 1 नंबर में आ सकता है, एक शब्द में उत्तर में कि BOD का फुल फॉर्म लिखिए, या क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो BOD
क्या है? तो बीओडी क्या है? बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका बायोकेमिकल भी बोल सकते हो या बायोलॉजिकल भी आप बोल सकते हो, दोनों में से कोई सा भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हो। ऑक्सीजन डिमांड ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें बीओडी में क्या होता है बेटा कि जो पानी की जो प्रदूषित जो पानी होता है, जो खराब जो पानी होता है, पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए पानी के नमूनों में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए वायवीय जैविक जीवों द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो वायवीय जैविक जीव जो होते हैं उनके लिए क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यही आवश्यकता क्या कहलाती है? बीओडी कहलाती है। वायवीय जीवों द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता ही क्या कहलाती है? बीओडी कहलाती है। बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, जो जीवाणु जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बनिक कचरे को विघटित करने का कार्य करते हैं, और विघटित करने का कार्य करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की आवश्यकता ही क्या कहलाती है? बीओडी कहलाती है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन बीओडी वाला। अब हम बात करें आपके थर्ड क्वेश्चन की। ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड क्या है। क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड क्या है कि जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र डीएनए के अतिरिक्त, बेटा जो जीवाणु कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्र के अतिरिक्त पाए जाने वाले छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु जिनमें स्वतः व स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, प्लाज्मिड कहलाते हैं। प्रतिकृतिकरण बता फोटोकॉपी करने की क्षमता होती है। जैसे आपने कोशिका देखी होगी, ये कोशिका जो होती है, जीवाणु जो कोशिका होती है, इसके अंदर बेटा प्लाज्मिड होता है यहाँ पे। तो वो उसी, और यहाँ पे गुणसूत्र जो होता है वो इस तरह फैला हुआ होता है। तो उसी का कह रहा है वो कि प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है बेटा प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र डीएनए के अतिरिक्त, ये गुणसूत्र डीएनए के अतिरिक्त छोटा वृत्ताकार, आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे कैसा है, वृत्ताकार है, छोटा है डीएनए अणु जिसमें स्वतः व स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण, बेटा वही प्रतिकृतिकरण क्या? फोटोकॉपी करने की क्या होती है? क्षमता होती है। उसे ही क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। यही प्लाज्मिड कहलाता है। मतलब जो जीवाणु कोशिका में जो ये पाया जाता है गुणसूत्र के अतिरिक्त, वही क्या कहलाता है? प्लाज्मिड होता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसके अगर हम कभी कभी एग्जाम में आता है कि 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं और उसके प्रकार लिखिए। तो कभी अगर 3 नंबर में आ जाए प्रकार पूछ ले तो इसके प्रकार है एफ प्लाज्मिड, आर कारक, रोगजनकता, कोल प्लाज्मिड और अपघटनकारी प्लाज्मिड। तो ये बेटा ये इसके प्रकार हैं। ये प्लाज्मिड की डेफिनेशन थी और ये 2 नंबर के क्वेश्चन से हम इन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की ओर कि जिन क्लोनिंग किसे कहते हैं या जिन क्लोनिंग क्या है, या एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्लोनिंग क्या है। और एक और इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है कि जिन क्लोनिंग का महत्व लिखिए। बेटा मैं यहाँ लिखना भूल गया था इसलिए इसे थोड़ा लास्ट में लिखा है, जिन क्लोनिंग का महत्व। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसी क्वेश्चन में आपका एक और क्वेश्चन आता है बेटा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं या डीएनए पुनः योगज तकनीक क्या है। तो यहाँ पर वही यही वाला आंसर आप वहाँ पर भी आप लिख सकते हो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में। तो बेटा आइए हम इसको समझते हैं कि जिन क्लोनिंग या क्लोनिंग क्या है। अगर हम बात करें तो बेटा क्या है कि किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंडों को, किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंडों को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर अथवा परख नली में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ये जीवाणु कोशिका है बेटा और ये जंतु कोशिका है। अब जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड होता है। अब इसमें से प्लाज्मिड वाला भाग ले लिया, इससे इसके डीएनए खंडों को ले लिया और इनको क्या करा? आपस में क्या करा बेटा? जोड़ दिया। शरीर के अंदर या परख नली में क्या करा? आपस में जोड़ दिया। ये जुड़ा हुआ जो डीएनए जो होता है बेटा, यही क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो वही यही वाली बात बोल रहा है कि किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंडों को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर अथवा परख नली में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और यही क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। कभी एग्जाम में पूछ ले 2 नंबर में आ जाए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं या डीएनए पुनः योगज तकनीक किसे कहते हैं। तो यही आंसर हमें लिखना है कि किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंडों को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर अथवा परख नली में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, इसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब अगर देखें कि इस डीएनए को किसी दूसरी कोशिका में प्रविष्ट करा जाता है। अब ये जो डीएनए जो तैयार हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार हुआ, इसे क्या करते हैं? किसी दूसरी कोशिका के अंदर क्या करते हैं बेटा? प्रविष्ट कराते हैं, मतलब उसके अंदर उसे ट्रांसफर करते हैं। प्रविष्ट कराना मतलब क्या करना? उसे ट्रांसफर करना। तो वही बोल रहा है कि
जब इस डीएनए को किसी दूसरी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है तो इसके कारण यह जीन, अब नया जीन बना है, नया रिकॉम्बिनेंट बना, डीएनए बना, तो क्या होगा, इसके कारण यह जीन उस कोशिका में अपने लक्षण प्रकट करता है और अपने जैसे नए लक्षणों वाले कई सारी प्रतिकृतियां तैयार करता है। यही क्या कहलाता है बेटा, जीन क्लोनिंग या क्लोनिंग कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दे देना कि किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंडों को लेकर, किसी जीव के ऐच्छिक डीएनए खंडों को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर अथवा परख नली में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और जो नया डीएनए जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब इस डीएनए को किसी दूसरी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसी का कह रहा है कि इस डीएनए को किसी दूसरी कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है, जिसके कारण यह जीन उस कोशिका में अपने लक्षण प्रकट करता है, अपने लक्षण प्रकट करता है बेटा, और क्या करता है, और अपने जैसे नए लक्षणों वाले कई सारी प्रतिकृतियों को तैयार करता है। प्रतिकृति बेटा वही फोटोग्राफी को क्या करता है, ये तैयार करता है। यही क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग या क्लोनिंग कहलाता है। ये वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको ध्यान देना। ये 2 नंबर में आ सकता है और हो सकता है कि आपको ये 3 नंबर में पूछ ले कि डीएनए क्लोनिंग क्या है और इसके जीन क्लोनिंग क्या है बेटा, और इसके महत्व को लिखिए। अब जीन क्लोनिंग के महत्व की बात करें तो क्या होता है बेटा, वही पहला पॉइंट कि इसके द्वारा क्या होता है बेटा, नए लक्षणों वाले जीन को प्राप्त किया जाता है। नए लक्षण वाले जीन प्राप्त होते हैं जीन क्लोनिंग से। अब इसकी बात करें कि इसके उपयोग से लाभकारी पुनः यौगिक प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। जो लाभकारी पुनः यौगिक प्रोटीन है जो हमारे लिए उपयोगी है उससे क्या किया जाता है बेटा, इससे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसके द्वारा अल्कोहल व एंटीबॉडीज हेतु उच्च टीके बनाने में प्रयोग किया जाता है। बेटा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, एंटीबॉडीज हेतु उच्च टीकों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। और यह वृद्धि हार्मोन में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। जीन क्लोनिंग या क्लोनिंग क्या होता है बेटा, वृद्धि हार्मोन में सहायक होता है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका महत्व हो गया। ये जीन क्लोनिंग किससे कहते हैं और जीन क्लोनिंग का ये महत्व हो गया। अब बात करें क्राइजीन या क्राई प्रोटीन, ये भी हमारे लिए आईएमपी क्वेश्चन है कि क्राइजीन किसे कहते हैं, क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखें तो क्राइजीन या क्राई प्रोटीन क्या है कि मृदा में पाए जाने वाले, मृदा मतलब मिट्टी बेटा, मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु। अब मृदा में एक जीवाणु पाया जाता है जो कौन सा होता है, बेसिलस थुरिनजिएंसिस। बेसिलस थुरिनजिएंसिस एक जीवाणु होता है जो मृदा में पाया जाता है। तो मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बेसिलस थुरिनजिएंसिस एक एंड्रोट्रोक्सिन का संश्लेषण करता है। अब याद रखना है कि बेसिलस थुरिनजिएंसिस किसका संश्लेषण करता है, एंड्रोट्रोक्सिन का क्या करता है बेटा, संश्लेषण करता है, एंड्रोट्रोक्सिन का संश्लेषण करता है। और उत्तरदायी जीन इसके प्लाज्मिड में क्राई उपस्थित रहता है। इसका जो प्लाज्मिड जो आता है बेटा, बेसिलस थुरिनजिएंसिस जो जीवाणु जो आता है उसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसमें क्या होता है बेटा, क्राई उपस्थित होता है, जिसे क्राइजीन या क्राई प्रोटीन कहते हैं। और बेटा फिर से बोल रहा हूँ कि मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बेसिलस थुरिनजिएंसिस, मृदा में एक जीवाणु होता है जिसे बोलते हैं बेसिलस थुरिनजिएंसिस, एक एंड्रोट्रोक्सिन का संश्लेषण करता है। एंड्रोट्रोक्सिन तो एक प्रकार का जहर होता है, उसका संश्लेषण करता है और उसके लिए उत्तरदायी जीन कौन होता है, जो उसके प्लाज्मिड में होता है, क्राई उपस्थित होता है। इसे ही क्या कहते हैं, क्राइजीन या क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब बेटा ये क्राइजीन या क्राई जो आता है, जब इसकी संपर्क में अगर कोई सा जीव आता है, कोई से कीट पतंगे, या जब इसकी संपर्क में जब आते हैं, जब इसे खा लेते हैं तो ये उनके अंदर चला जाता है। और जो भी कीट है उनका क्षारीय पीएच होने के कारण उनका मान बढ़ जाता है, क्षारीय पीएच का मान बेटा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी आंतें सूज जाती है और फूल कर फट जाती है, जिससे कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रकार का ये देखें क्राई एक प्रकार का विष भी है, क्राई एक प्रकार का विष भी है, जहर भी है, जिसके कारण कीट की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। इससे कई जेनेटिक फसलों में इसका उपयोग किया जाता है, हम आगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे खास चीज़ ये, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम उससे फिर रिपीट भी करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि बेटा जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हमें भी समझ में नहीं आएगा, और आपको अगर समझना है तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।